हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, चलिए गुड। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ आईएसआई एमएसक्यूई पीईए 2019 के फर्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि इकोनॉमिक्स पे बेस्ड थे, माइक्रो मैक्रो वगैरह पे। आज की क्लास में जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि मैथ स्टैट्स इकोनोमेट्रिक्स से बेस्ड हैं, मेनली मैथ स्टैट्स से बेस्ड हैं। ठीक है, और ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं आपके साथ डिस्कस। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपके सामने, मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है यहाँ पर, राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए आर द वेक्टर्स दिस आर इन आर क्यूब लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं? हम यहाँ पर वी आर सेइंग दैट a1 a2 a3 या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर स्केलर्स, नॉन जीरो स्केलर्स। alpha 2 alpha 1 alpha 2 alpha 3 are non-zero scalars such that we have alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha 3 v3 is equal to 0. If we have these non-zero scalars, then vectors v1 v2 v3 are linearly dependent. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने वेक्टर्स हैं alpha 1, it is 0 1 a1 0 0 1 a plus alpha 2 a 1 0 plus alpha 3 1 a 1 is equal to 0, राइट। तो अगर ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नॉन जीरो हैं, तब ये जो हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब देखिए हमारे पास एक जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा? आई कैन राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, आई कैन राइट इट लाइक दिस, 0 अल्फा 1 प्लस ए अल्फा 2। अगर आप इक्वेशन लिखना चाहें तो ऐसे बनेंगे इक्वेशंस। मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, शॉर्टकट भी बता दूंगा अभी। 0 अल्फा 1 प्लस ए अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो राइट साइड पे 0 वो नल वेक्टर है, 0 0 0। और 1 अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस ए अल्फा 3 is equal to 0, and next is a alpha 1 plus 0 alpha 2 plus 1 alpha 3 is equal to 0। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं that 0 a 1 1 1 a 0 1 times alpha 1 alpha 2 alpha 3 is 0। So this is a into x is 0. This is system of homogeneous equations। और आप पढ़कर आए हैं मेरे साथ कंसेप्ट की क्लास में दैट अगर ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है a, इसका डिटर्मिनेंट a का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आएगा तो ये सब जो स्केलर्स हैं जीरो हो जाएंगे, और अगर a का डिटर्मिनेंट जीरो आएगा तो स्केलर्स क्या होंगे? नॉन जीरो हो जाएंगे। ठीक है, हमें स्केलर्स नॉन जीरो चाहिए यहाँ पे लीनियर डिपेंडेंस के लिए। तो शॉर्टकट ये है बच्चों कि ये जो आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, इनका एक बनाइए डिटर्मिनेंट और उस डिटर्मिनेंट को पुट कर दीजिए इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको। शॉर्टकट क्या है, कंसेप्ट से समझ में आ रहा है आपको कि दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर लीनियर डिपेंडेंसी, फॉर लीनियर डिपेंडेंसी डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब शॉर्टकट ये है कि आप ये जो आपके पास वेक्टर्स तीन मिले हैं आपको, इन वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट बनाइए, उसको पुट कर दीजिए इक्वल टू 0, उससे आपकी एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा डिटर्मिनेंट जो बन रहा है उसका अगर हम फाइंड आउट करें, इफ़ आई फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका पहले ये मैट्रिक्स है मगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख नहीं रहे, सीधा आंसर निकाल रहा हूँ। 0 टाइम्स अगर आप लेंगे तो 0 माइनस ए टाइम्स, व्हाट डू यू गेट? माइनस ए टाइम्स लीव इट्स रो लीव इट्स कॉलम 1 माइनस ए स्क्वायर plus 1 times leave its row leave its column, you get 0 minus a. So what do we get? We get minus a plus a cube minus a, or I can say a cube minus 2a, yani a common, a square minus 2। and now since determinant of a is, मैं अक्सर फॉर्मेलिटीज ज़्यादा करता हूँ ताकि सब तरह के बच्चे बात को समझ जाएं, लेकिन आप सीधा शॉर्टकट से आंसर पे पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, कुछ बच्चे वर्बली भी निकाल के इसको 0 पुट कर सकते हैं। ये सब फॉर्मेलिटीज लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिखता इसलिए हूँ ताकि बच्चे एक सिस्टमेटिक वे में समझ जाएं कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो यानी a इज़ 0 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी a इज़ √2 और a इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2।
तो 3 आंसर आ गए मेरे पास। अब वहाँ पे ऑप्शंस में देखिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 0 भी ऑप्शन अवेलेबल है, √2 भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसमें इसका जो आंसर है वो आप 0 भी ले सकते हैं, इसका जो आंसर है वो √2 भी ले सकते हैं। इसका आंसर कैन बी 0, आंसर कैन बी √2, यानी इसका आंसर ए भी हो सकता है और इसका आंसर डी भी हो सकता है। इसका पेन बहुत मोटा है, पतला कर लें थोड़ा सा। इट कैन बी ए और इट कैन बी डी। आप किसी एक पर टिक लगा दीजिएगा। देखिए ऐसा कई बार हुआ है कि एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होते हैं, तो आप किसी एक करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाइएगा। जैसे मैं सपोज यहाँ पर ए पे टिक लगा देता हूँ, किसी एक पे टिक लगाइएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप दोनों पे टिक मत लगा दीजिएगा वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, मैंने आपको जो है वेक्टर्स के अंदर पढ़ाया हुआ है, वेक्टर्स कब स्पैन करते हैं, कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, कैसे बेसिस बनता है, ठीक है। एक बार डिस्कस कर देता हूं फिर से। देखिए वेक्टर्स v1 v2 अप टू vk फॉर्म अ बेसिस if number 1 v1 v2 v3 vk span वेक्टर स्पेस, या इसको vk की जगह मैं vn ले लूँ क्योंकि ज़्यादा नॉर्मली हम लोग vn से डिनोट करते हैं। v1 v2 v3 अप टू vn स्पैन वेक्टर स्पेस rn, अगर rn को स्पैन करते हैं। एंड नंबर 2 v1 v2 v3 अप टू vn are linearly independent, linearly independent, ठीक है। तो अगर दो बातें होंगी तो वो बेसिस फॉर्म करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो बेसिस फॉर्मुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम हमारे पास अगर वेक्टर्स में 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 वेक्टर कंसिडर कर लीजिए, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 3 एलिमेंट है तो 3 वेक्टर कंसिडर कर लीजिए, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अदरवाइज भी हो सकता है मगर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर होगा। यहाँ पर हमारे पास जब मैं ऑप्शंस को देखता हूँ तो ऑप्शन ए में तो एक एलिमेंट है, इसको छोड़ देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। सी में 2 एलिमेंट्स हैं और 3 वेक्टर हैं, इसको भी फिलहाल डिस्कार्ड कर देते हैं। बी और डी में अगर आप देखें तो बी में भी 2 एलिमेंट हैं, 2 वेक्टर हैं, डी में भी 2 एलिमेंट हैं, 2 वेक्टर हैं। तो आप बी को भी कंसिडर कर सकते हैं और आप डी को भी कंसिडर कर सकते हैं। दोनों को एक एक करके हम कंसिडर करते हैं। पहले मैं बी की बात करता हूँ, 1 1 2 2। ये साफ नजर आ रहा है, देखते हैं कि वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, क्योंकि जो सेकंड वेक्टर है वो फर्स्ट वेक्टर का डबल है। बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है मेरे को। सेकंड वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो एक लीनियर डिपेंडेंसी आ गई। मान लो इसको फर्स्ट वाले को मैं वेक्टर a1 बोलता हूँ, सेकंड को a2 बोलता हूँ, तो a2 इज ट्वाइस ऑफ a1। यहाँ पे मैं लीनियर इक्वेशन लिख सकता हूँ ना, तो लीनियरली ये क्या है, डिपेंडेंट है, तो इसको क्रॉस कर देना चाहिए हमें। ये आंसर नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि हमें तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए। तो यहीं से मालूम हो गया डी आंसर। फिर भी मैं करके एक बार दिखाता हूँ आपको। देखिए 1 1 2 3 है मेरे पास, इसको मुझे चेक करना है क्या ये स्पैन करता है और क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। वेक्टर a1 है मेरे पास 1 1 और वेक्टर a2 है मेरे पास 2 3, ठीक है। तो लेट वी हैव अल्फा 1 a1 प्लस अल्फा 2 a2 is equal to AB, right? So that means I have alpha 1 plus, अब यहाँ से अगर मैं alpha 1 alpha 2 की वैल्यू एक्सक्लूसिवली AB की फॉर्म में निकाल पाऊँ तो वेक्टर स्पैन करते होंगे। alpha 1 plus 2 alpha 2 is equal to A, alpha 1 plus 3 alpha 2 is equal to B। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, so I get minus alpha 2 is equal to A minus B। That means alpha 2 is equal to b minus a। फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो उसको। alpha 1 plus twice of b minus a is equal to a। So alpha 1 is equal to minus 2a plus a 3a minus 2b। I have got alpha 1 alpha 2 exclusively in terms of b and a, so therefore these vectors span r square। So therefore 1 1 and 2 3 span आर स्क्वायर। और अगर मैं ले लूँ a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, अल्फा 1 भी 0 है, अल्फा 2 भी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 1 1 एंड 2 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया ना
कि अगर जो स्केलर्स हैं वो नॉन जीरो आएंगे वेक्टर्स बनेंगे लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर सभी स्केलर जीरो आ जाएंगे वेक्टर्स बनेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ए को जीरो ले रहे हैं बी को जीरो ले रहे हैं, हम यही कंसिडर करते हैं ना लीनियर इंडिपेंडेंस में, अल्फा 1 वेक्टर ए प्लस अल्फा 2 वेक्टर बी शुड बी इक्वल टू 0 0, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने ए को जीरो लिया बी को जीरो लिया। ऐसा करने पर अगर मैं जीरो ले रहा हूँ तो अल्फा 2 की वैल्यू भी आ रही है 0 माइनस 0 यानी कि 0, अल्फा 1 की वैल्यू भी आ रही है 0 माइनस 0 यानी कि 0। तो अगर दोनों स्केलर जीरो आ रहे हैं वेक्टर्स के लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, स्पैन भी करते हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, तो यही मेरा आंसर है। यही मेरा आंसर है कि जो वेक्टर्स 1 1 2 3 हैं दे फॉर्म ए बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। बाकी डिटेल में इसका लेक्चर आपको मिलेगा, जो बच्चे एमए एंट्रेंस की कोचिंग हमारे पास पढ़ते हैं डिटेल में लेक्चर आपको इसका जरूर मिला होगा, ठीक है, वहां से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए 18th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ अ कैंडिडेट इज गुड he is selected in MSQ examination with probability 0.9. If candidate is bad, he is selected in MSQ examination with probability 0.2. Suppose every candidate is equally likely to be good or bad. If you meet a candidate who is selected in MSQ examination, what is the probability that he will be good? देखिए कैंडिडेट या तो गुड होगा या बैड होगा। ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और इक्वली लाइकली दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है, गुड का चांस 1/2, बैड का चांस 1/2, आपने पढ़ा था कंसेप्ट की क्लास में। अगर दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता है और वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, और उनके साथ एक कॉमन इवेंट जुड़ी हुई है कि उनका सिलेक्शन होगा MSQ एग्जाम में। अब अगर वो कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो लगाते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और अगर कॉमन इवेंट गिवन करके उन एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो क्या लगाते हैं, बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है क्योंकि कॉमन इवेंट गिवन है। तो यहां पे हम इवेंट H1 डिफाइन करते हैं, कैंडिडेट इज गुड, H2 डिफाइन करते हैं कैंडिडेट इज बैड, इवेंट E हमको क्या गिवन है, सिलेक्टेड, कैंडिडेट इज सिलेक्टेड इन MSQE। हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा आपसे, ठीक है। चलिए PH1 क्या है 1/2, PH2 है 1/2, PE/H1 क्या है बेटे, गुड कैंडिडेट बीइंग सिलेक्टेड, E है बीइंग सिलेक्टेड और H1 है गुड कैंडिडेट, ठीक है। गुड कैंडिडेट सिलेक्ट का चांस क्या है 0.9, PEH2 bad candidate got selected 0.2. I need, what do I need, I need PH1/E, कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया, पता है गुड है, उसका चांस पूछ रहा है। यह कैसे निकालते हैं, आप ये निकालते हैं PH1 इंटू PE/H1 डिवाइड बाय PH1 इंटू PE/H1। ये फॉर्मूलेज में आपको सिर्फ कंसेप्ट के लिए लिखता हूं, आपको एंट्रेंस एग्जाम में इनकी जरूरत नहीं, सीधा फॉर्म वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। E/H, देखो बच्चे 2-3 तरह के हो सकते हैं, एक बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, वो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मन में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। एक थोड़े से एवरेज होते हैं जो कुछ लिख लिख के काम करते हैं, एक बिलो एवरेज होते हैं जिनको हमें स्पून फीडिंग करानी होती, उनको हम एक एक चीज़ सिखाते हैं, ऐसे ऐसे होता है। जब आप सीख जाएंगे उसके बाद फिर आप भी जल्दी जल्दी कर पाएंगे, इसलिए मैं हर चीज़ लिख रहा हूँ ताकि हर तरह का बच्चा बात को समझ जाए। बाकी एग्जाम में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। H1 क्या है सर 1/2, EH1 क्या है 0.9, नीचे 1/2 इंटू 0.9 प्लस 1/2 इंटू 0.2, यानी 1/2 कॉमन है कैंसिल हो गया, 0.9/0.11 यानी कि 9/11। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी, समझ गए बात को, हो गया 18th क्वेश्चन क्लियर। अब 19th क्वेश्चन, लेट S1 है 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं 2 से लेकर 9 तक। फर्स्ट एंड इंटीजर S1 इज ड्रॉन यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम S1, देन S1 एंड ऑल इट्स फैक्टर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम S1, let new set be S2. Next integer S2 is drawn uniformly at random from S2, then S2 and all its factors are removed from S2, let new set be S3. Finally integer S3 is drawn uniformly at random from S3. What is the probability that S1 is 2, S2 is 3, S3 is 5? देखिए यहाँ पे जिन्होंने क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया उनसे एक गलती हो गई, छोटी सी गलती हो गई। गलती होगी कि उन्होंने लिख दिया फैक्टर्स की जगह यहाँ पे होना चाहिए मल्टीपल्स,
ठीक है, फैक्टर्स के साथ ये क्वेश्चन गलत है, मल्टीपल्स के साथ ये क्वेश्चन सही है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ये एक मतलब एक एरर है, इसको हम अपनी तरफ से रेक्टिफाई करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। हम इस फैक्टर्स की जगह पढ़ रहे हैं मल्टीपल्स हैं। 2 के क्या फैक्टर होंगे सर? 2 और 1, 1 तो है ही नहीं यहाँ पे। 3 के क्या फैक्टर होंगे? 3 और 1, 1 तो है ही नहीं यहाँ पे। 5 के भी प्राइम नंबर्स है ना, है तो कुछ मिस्टेक हो गई है उनसे लिखते समय, फैक्टर्स लिख दिया। ये कई बार हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती होगी, ये एक एरर है, हो जाती है। तो ये मल्टीपल्स है, फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। अब मल्टीपल्स लेकर हम सॉल्व करते हैं। पहले हम S1 को 2 ले रहे हैं, मतलब हम 2 और 2 के मल्टीपल्स को रिमूव कर देते हैं। सर 2 को लेने का चांस क्या है? 2 को लेने का चांस क्या है? 2 से लेकर 9 तक कितने इंटीजर्स हैं मेरे पास? 8 इंटीजर हैं। 2 को लेने का चांस क्या है? 1/8। अब 2 और 2 के फैक्टर्स कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, ये निकाल दिए। S2 क्या बच गया मेरे पास? S2 बच गया 3, 4 गया 5, 6 गया 7, 8 गया 9। अब यहां से सेकंड नंबर चूज करना है, वो 3 है, इसका चांस क्या है? 1/4। फिर जब 3 चला गया तो 3 और 3 के मल्टीपल्स यानी 3 और 9 चले गए, तो S3 क्या बच गया? S3 बच गया आपके पास 5, 7। अब यहां से 5 का चांस क्या? 1/2, सॉरी 1/2, ठीक है जी। तो 1/8 इंटू 1/8 यानी 1/64 इज द राइट आंसर। फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन गलत है। फैक्टर्स के साथ करेंगे तो गलत है क्वेश्चन, ये मल्टीपल्स के साथ करेंगे तो सही है क्वेश्चन। हम मान लेते हैं क्योंकि लिखने वाले ने कुछ गलती कर दी है, तो जहां जहां उसने लिखा है फैक्टर्स, तो उन फैक्टर्स की जगह मल्टीपल्स है, तब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट, ठीक है जी। 20th क्वेश्चन, मिस्टर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंटली टॉसिंग अ कॉइन। अब देखिए ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ये एक्चुअल पेपर नहीं है, सैम्पल क्वेश्चंस हैं। तो आप ये मत कि एग्जाम में ऐसा होगा तो क्या होगा, एग्जाम में ऐसा होगा तो आप फिर आप क्वेश्चन को छोड़ कर आएंगे। एग्जाम में गलत क्वेश्चन आएगा तो फिर आप अपने मन से क्वेश्चन को चेंज करने की कोशिश मत करने लग जाइएगा। एग्जामिनेशन में अगर आपके सामने गलत क्वेश्चन आता है, आपको लगता है क्वेश्चन गलत है, नेगेटिव मार्किंग होती है, सर छोड़ दीजिए। अगर वाकई में क्वेश्चन गलत हुआ, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। या वो क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को हटा देते हैं। जैसे अगर 100 मार्क्स का पेपर है, 4 नंबर गलत हो गए तो 96 में से इवैल्यूएशन करते हैं फिर वो, ठीक है। तो आपको अगर ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आप जब डिसीजन ले रहे हैं तो आप सही हैं, ठीक है। मिस्टर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंटली टॉसिंग अ कॉइन, ए और बी कॉइन टॉस कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। देयर कॉइन्स हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.25 ऑफ कमिंग हेड। आफ्टर ईच ऑफ देम टॉस्ड द कॉइन ट्वाइस, वी सी अ टोटल ऑफ 2 हेड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए हैड एग्जैक्टली 1 हेड? अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 कंसेप्ट मिक्स है यहाँ पे। देखिए बार बार जब आप रिपीटेड ट्रायल्स करते हैं, बार बार आपको हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। यहाँ पे देखो, मगर हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 0.25, नॉर्मली 1/2 होती है, 1/4 है, तो बायस्ड कॉइन है ये। लेकिन प्रोबेबिलिटी है सेम, पहली बार भी 0.25 है, दूसरी बार भी 0.25 है, जितनी बार भी करेंगे 0.25 ही प्रोबेबिलिटी है उसकी। यानी मैं यहाँ पर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकता हूँ प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, ठीक है। रिपीटेड ट्रायल सब होते हैं और सेम प्रोबेबिलिटी होती है, सिमिलर कंडीशंस होती है, तो वहाँ पे बाइनॉमियल यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ए के पास 2 हेड्स आने चाहिए, टोटल 1 हेड, तो ए के पास मिस्टर ए के पास 1 हेड आना चाहिए, टोटल 2 हेड्स होने चाहिए, ठीक है जी। आइए देखते हैं क्वेश्चन। लेट x is the event that A got 1 head, y is the event that 2 heads appeared. टोटल 2 हेड्स आए हैं, लेकिन A को 2 हेड्स मिले। What is the required probability? Required probability is probability x given y, means probability x and y upon probability of y, probability x and y upon probability of y, ठीक है जी। x and y का मतलब a के पास 1 हेड आया है और टोटल 2 हेड्स आए हैं। यहाँ लोगों के नाम भी x और y तो नहीं था, कहीं मैंने x y नाम दे तो दिया है, जो लोग उनका नाम, अच्छा उनके नाम a और b हैं, ठीक है, ठीक है। तो a के पास 1 हेड आया, टोटल 2 हेड्स आए, मतलब 1 हेड आया a के पास, 1 हेड आया b के पास। ए के पास 1 हेड आया, उसने 2 बार कॉइन को टॉस किया है, क्या चांस है सर? 2c1 0.25 की पावर 1, 0.75 की पावर 1, ये ए के पास 1 हेड आने का चांस है।
इनटू बी के पास भी एक हेड आया, सेम चांस है उसका भी, 2c1 0.25 की पावर 1 0.75 की पावर 1। हेड्स आना सक्सेस है, टेल्स आना फेलियर है। हेड्स का चांस, हेड्स एक बार आ रहा है, टेल्स भी एक बार आ रहा है, ठीक है। डिवाइड बाय पी वाई, यानी दो हेड्स आए हैं। दो हेड्स कब आ सकते हैं? ए के पास ही दोनों हेड्स आ गए हम, ठीक है। बी के पास हेड्स आया ही नहीं, दोनों हेड्स ए के पास आ गए। ए के पास दो हेड्स आ गए, 2c2 0.25 की पावर 2 0.75 की पावर 0, ये ए के पास दो हेड्स आ गए, इंटू 2c0 0.25 की पावर 0 0.75, ये पावर 0 यहाँ पे 0.75 की पावर 2, राइट। A got 2 heads, B got 0 heads, और A got 0 heads, B got 2 heads, तो ये दो बार हो सकता है केस, इसको इंटू 2 कर लेते हैं। और दोनों के पास एक एक हेड्स आया, दोनों के पास एक एक हेड्स आया, तो वही ऊपर वाला चांस होगा जो ऊपर लिखा है आपने, 2c1 0.25 की पावर 1 0.75 की पावर 1 इंटू 2c1 0.25 की पावर 1 0.75 की पावर 1, ठीक है सर। मैं फिर से बोल दूं, नीचे हमने जो पी वाई लिया है, दो हेड्स आने का चांस, मतलब ए गॉट 2 हेड्स, बी गॉट 0 हेड्स, या ए गॉट 0 हेड्स, बी गॉट 2 हेड्स, सेम प्रॉपर्टी, तो मैंने बाहर ट्वाइस कर दिया एक की प्रॉपर्टी को निकाल के। या फिर दोनों के पास एक एक हेड आया है, ए गॉट 1 हेड, उसका चांस ये रहा, बी गॉट 1 हेड, उसका चांस ये रहा। या क्लियरली आप देख पा रहे हैं, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, तो क्लियरली देख पा रहे हैं 0.25 इंटू 0.75 का स्क्वायर ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, कॉमन कैंसिल हो गया। 2c1 2 होता है सर, 2 इंटू 2, नीचे 2c2 सर 1 होता है, तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू 1 प्लस 2c1 2 होता है, 2c1 भी 2 होता है, प्लस 2 इंटू 2 4, तो 4/6 यानी कि 2/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। 2/3 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लीजिए 2/3 आपके पास कहाँ पे आ रहा है, 2/3 ए में आ रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, राइट। बेसिक क्वेश्चन हैं, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। जिन बच्चों ने लेक्चर्स पूरे पढ़े हैं हमारे साथ और पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस की, उनको दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। Consider the following function f such that r to r, fx is x if x is less than equal to e, fx is x log ex if x is more than e. Which of the following is true for f? F is not continuous at e. F is not continuous at e. B part, f is not differentiable at e. C part, f is neither continuous nor differentiable. D part, f is continuous and differentiable. आइए चेक कर लेते हैं। पहले LHL की बात करें सर। यहाँ पे LHL क्या होगा x लेस देन e से? LHL होगा लिमिट x गोज टू e, x यानी कि e आ रहा है। RHL क्या होगा सर? लिमिट x गोज टू e, x log x, जब e डालेंगे तो e log e, आप जानते हैं log e 1 होता है, तो e log e यानी कि e इंटू 1 यानी कि e। LHL इज इक्वल टू RHL, फंक्शन कंटिन्यूस है, इसको काटा मार दो। f इज नॉट कंटिन्यूस को काटा मार दो, f इज नॉट कंटिन्यूस को काटा मार दो, ठीक है जी। फंक्शन कंटिन्यूस है। अब डिफरेंशियबिलिटी पे बात हो जाएगी तय यहाँ पर। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हुआ तो डी पार्ट सही है, और डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो बी पार्ट सही है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करते हैं हम? LHD RHD निकालते हैं। तो प्रॉपर आपको इस तरीका है, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a करके एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है सर? कि आप जो LHD है x लेस देन e वाला, उसका डेरिवेटिव निकाल दो सीधा यहाँ पर, वो 1 आ रहा है। और RHD में जो x मोर देन e, उसका निकाल दो डेरिवेटिव, x log e, x log x में क्या होगा? लिमिट x गोज टू e, x log x का प्रोडक्ट लगेगा x इंटू 1/x प्लस log x, यानी 1 प्लस log e 1 होता है, 1 प्लस 1 2। LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। कंटिन्यूस है मगर डिफरेंशिएबल नहीं है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ये एक शॉर्टकट है सर, बाकी प्रोसेस आपको पास है ही। आप देखो यहाँ पे MCQ है, ठीक है, तो आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वो प्रोसेस आपको मैंने क्लास में सिखाई हुई है, शॉर्टकट भी बताया हुआ है क्लास में, आप चाहे यूज कर सकते हैं। 22nd क्वेश्चन देखिए जरा। f बिलोंग्स टू -1 to 1,
एफ सच दैट -1 to 1 to r बी अ कंटिन्यूस एंड वीकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये वीकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है सर? वैसे डेफिनेशन क्लास में पढ़ा रखी है आपको, फिर भी बता रहे थे। व्हाट इज वीकली इंक्रीजिंग फंक्शन? if x is greater than equal to y then fx is greater than equal to fy, यानी इक्वलिटी भी हो सकती है, फंक्शन इंक्रीजिंग भी है, कहीं कहीं पे हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, तो वीकली इंक्रीजिंग होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है? व्हेन x इज ग्रेटर देन y fx इज ग्रेटर देन fy, इक्वलिटी कहीं नहीं होगी, ठीक है। वीकली इंक्रीजिंग में इक्वलिटी हो सकती है, fx और fy पे पर्टिकुलरली अगर इंक्रीजिंग इक्वलिटी हो सकती है, मतलब फंक्शन किसी रेंज में हॉरिजॉन्टल हो सकता है, तो वो वीकली इंक्रीजिंग होता है, राइट। जैसे ये देखिए, ये फंक्शन अगर मैं बनाता हूँ, ये फंक्शन वीकली इंक्रीजिंग है, क्योंकि इस रेंज के अंदर फंक्शन कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, राइट। आइए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आपको दे रखा है सच दैट -1 to 1 fx dx is equal to twice of -1 to 1 f minus x dx, सपोज f minus 1 is 0, then what is f1? आप देखो f minus x और fx के रिलेशन जानते हैं, f minus x इक्वल टू fx होगा तो इवन फंक्शन है, नॉट इक्वल टू f और नेगेटिव fx होगा तो ऑड फंक्शन है। दोनों बातें लेके कर लेते हैं। लेट fx is even, that is f of minus x is equal to f of x, तो इंटीग्रेशन -1 to 1 fx dx is equal to twice of integration -1 to 1 fx dx, लेफ्ट साइड को राइट साइड ले जाओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आ जाएगा 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 fx dx। किसी इंटीग्रल का रिजल्ट जीरो तब आता है जब उसकी लिमिट सेम हो, a टू a करते हैं तो जीरो आता है, या फिर तब आता है जब फंक्शन ही जीरो। दो ही कंडीशन है, या तो लिमिट सेम होनी चाहिए, अगर आप a टू a इंटीग्रल कर रहे हैं तो आंसर जीरो आता है, या फिर जीरो का इंटीग्रल कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन तो वो जीरो आता है। तो यहाँ पर लिमिट्स तो सेम नहीं है, यहाँ पर लिमिट्स तो सेम नहीं है, मगर आंसर जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया fx इज जीरो। ऐसी अगर लेट fx is odd function, that is f of minus x is equal to negative of fx, तो आ जाएगा क्या? ये -1 to 1 fx dx is equal to negative of twice -1 to 1 fx dx। यहाँ भी ये अब राइट साइड को लेफ्ट साइड ले जाओ, थ्राइस हो जाएगा, और राइट साइड जीरो आ रही है। इंटीग्रल जीरो कब आता है? जब लिमिट सेम है या फंक्शन जीरो। तो यहाँ भी fx क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। fx है ही जीरो हर जगह। अब कहेंगे सर आप तो इंक्रीजिंग बोल रहे थे, तो मैंने कहा ना हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। अब रेंज कितनी भी बड़ी हो, हमने रेंज थोड़ी कहा इतनी बड़ी ही रेंज होनी चाहिए, रेंज कितनी बड़ी हो सकती है जहाँ पे फंक्शन जो है हॉरिजॉन्टल हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल फंक्शन को वीकली इंक्रीजिंग भी कहा जा सकता है, वीकली डिक्रीजिंग भी कहा जा सकता है, तो वही कहानी है यहाँ पर। तो फंक्शन क्या है? जीरो है, तो f1 भी जीरो ही होगा। 22nd का ए पार्ट। ओके, 23rd क्वेश्चन। मजा आ रहे हैं? बहुत आसान लग रहा है? ठीक है, आसान है, ठीक है भाई। जिनको आसान नहीं लग रहा वो लेक्चर्स दोबारा से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है इन सब में, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। कंसेप्ट जिसको आता है ना अच्छे से, तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। कंसेप्ट गड़बड़ है सर, तो फिर तो गड़बड़ रहेगी, समझ रहे हैं? कंसेप्ट को पकड़िए। देखिए, लेट a इज सबसेट ऑफ r and f a to r be a twice continuously differentiable function, let x star belongs to a be such that del f by del x at x star is 0। यानी x star जो है वो स्टेशनरी पॉइंट है। x star क्या है? स्टेशनरी पॉइंट है यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। सेकंड डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव की बात हो रही है, सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, देन x star इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। x star second point है, if x star is a point of local maximum then second derivative is negative, which of the following is true? Both 1 and 2 are correct, both 1 and 2 are incorrect, 1 is correct, 2 is incorrect, 2 is correct, 1 is incorrect, दोनों incorrect है सर। बचेंगे सर ये क्यों? दोनों incorrect क्यों है? और आसान सी बात है सर। देखिए, सेकेंड डेरिवेटिव का नेगेटिव होना जो है, सेकेंड डेरिवेटिव का नेगेटिव होना सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है। समझ रहे हैं ना? सेकंड ऑर्डर कंडीशन है वो, सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है, सिर्फ सफिशिएंट है। सर सफिशिएंट मतलब क्या है? कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद ये क्योंकि नेसेसरी कंडीशन नहीं है, तो हो सकता है कोई और कंडीशन हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, जहां पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है और जो x स्टार है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0 की बात हो रही है ना। आप कोई भी इवन वैल्यू ले लो, x पावर सपोज 4 ले लेते हैं, तो डेल f बाय डेल x
4x। बच्चे कहेंगे सर आप सिंपल डेरिवेटिव यूज़ क्यों नहीं करें, पार्शियल यूज़ करो। बच्चों देखो, हम सिंपल की जगह पार्शियल यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन जहाँ पार्शियल लगता है, जहाँ मोर देन वन वेरिएबल है, वहाँ सिंपल यूज़ नहीं कर पाओगे आप। अगर ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ध्यान रखना इस बात को। क्योंकि क्वेश्चन है पार्शियल यूज़ कैसे, मैं पार्शियल यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल भी लिख सकता था यहाँ पे। तो x जीरो स्टेशनरी पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0 स्टेशनरी पॉइंट है। सेकंड डेरिवेटिव क्या है, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, वो आ रहा है 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर मतलब 0 आ रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मगर क्या 0 यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? आइए चेक कर लो, फर्स्ट डेरिवेटिव को देखो। जब x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। जब x पॉजिटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, सही है। दूसरी बात, इफ x स्टार इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम देन सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव। नहीं, सेकंड डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है, सेम नोशन से। आप माइनस कर लो यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस x4 कर लो सर। डेल एफ बाय डेल एक्स आ रहा है क्या, माइनस 4x क्यूब यानी कि 0, और डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर आ रहा है माइनस 12x स्क्वायर, 0 आ रहा है ये 0 पर। मगर अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लगा के चेक कर लो, जब आप x ले रहे हो नेगेटिव तो आंसर आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है पॉजिटिव। जब x ले रहे हो पॉजिटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है नेगेटिव, तो यहाँ पर 0 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, मगर सेकंड डेरिवेटिव वहाँ पर नेगेटिव नहीं है, 0 है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स का सही होना ज़रूरी नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि दोनों सही होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सर इनका सही होना, ठीक है। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा रही हैं यहाँ पे कि ऐसा होना ही चाहिए, तो हम ये कहें कि ऐसा हो सकता है तब तो ठीक होती है, लेकिन कि ऐसा होना ही चाहिए तो सही नहीं है बात फिर वो, इसलिए हम उसको इनकरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, 24th क्वेश्चन सर, एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स विच आर द फॉलोइंग क्वासी कन्वेक्स, क्वासी कनकेव, क्वासी कॉन्वेक्स, क्वासी कनकेव, क्वासी कन्वेक्स, क्वासी कनकेव। सर बहुत, ये तो मतलब बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। देखिए मैंने आपको क्वासी कॉन्वेक्स, क्वासी कनकेव बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और मैंने ये वाला लेक्चर यूट्यूब पे भी डाल रखा है। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ क्या बनता है सर, कलर चेंज कर दूं, ब्लू, माई फेवरेट कलर ब्लू। एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, अपर लेवल सेट ध्यान है आपको, अगर अपर लेवल सेट कॉन्वेक्स होता है तो फंक्शन क्या होता है, क्वासी कनकेव। लोअर लेवल सेट कॉन्वेक्स होता है, फंक्शन क्या होता है, क्वासी कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए सर, एक कलर और लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं आपकी बारी। ये देखिए ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, एक रियल नंबर ए लेते हैं। एफ एक्स मोर देन एफ ए जो है अपर लेवल सेट है, ये कॉन्वेक्स सेट है क्या, हाँ जी ये कॉन्वेक्स सेट है, तो फंक्शन क्या है, क्वासी कॉन्केव है। इसके नीचे जो फंक्शन का ये जो ग्राफ है ये कॉन्वेक्स है क्या, हाँ जी ये भी कॉन्वेक्स सेट है, तो फंक्शन क्या है, क्वासी कनकेव है। फंक्शन क्वासी कॉन्वेक्स भी है, क्वासी कनकेव भी है। अपर लेवल सेट लोअर लेवल सेट की डेफिनेशन से क्लियरली हम बात पता लगा सकते हैं, तो फंक्शन क्वासी कनकेव भी है, क्वासी कॉन्वेक्स भी है, दोनों बातें, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी, आप लोग को भूल जाएंगे, ध्यान रहेगी ना। वैसे अगर आप भूल गए हो तो आप मेरा जो लेक्चर है उसको एक बार चेक कर लीजिए, लेक्चर चेक कर लीजिए भाई। देखिए अगर एफ एक्स मोर देन इक्वल टू ए है, ये अपर लेवल सेट है, ठीक है, और इफ इट इज कॉन्वेक्स सेट देन फंक्शन इज क्वासी कनकेव, कोसाई कनकेव। मैं क्वासी बोल के काम चला लेता हूँ, कोसाई बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ए है तो लोअर लेवल सेट है, और अगर ये कॉन्वेक्स सेट है सर तो फंक्शन क्या है, क्वासी कॉन्वेक्स है। यहाँ पे दोनों बातें हो रही हैं, अपर लेवल सेट वो भी कॉन्वेक्स है, लोअर लेवल सेट वो भी कॉन्वेक्स है, तो फंक्शन क्वासी कनकेव भी है, क्वासी कॉन्वेक्स भी है, दोनों बातें हैं, तो डी इसका आंसर है। ओके 25 क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, आइए जी देखते हैं। Consider the following matrix A. Suppose determinant of A is 0 for two distinct real values of x. What is least positive integer value of k? Determinant of A 0 है, ठीक है। Determinant of A क्या है सर, determinant of A है x times x minus k minus 3 minus 0 plus k times 1 minus 0, right? x square minus k minus 3x
प्लस के। अच्छा जी, अब इसके दो रूट्स आने चाहिए, दो रूट्स आने चाहिए। डी अगर पॉजिटिव होता है तो दो रूट्स आते हैं, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो दो रूट्स आते हैं, डिटर्मिनेंट कह रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होता है तो दो रूट्स आते हैं, जीरो हो जाए तो सिंगल रूट आता है, नेगेटिव हो जाए तो नॉन रियल रूट्स आते हैं। आइए चेक करते हैं, के वन डाल दो, फॉर के इज इक्वल टू वन क्या आएगा आपके पास, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो प्लस 2x प्लस 1 यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो एक ही रूट आ रहा है, यहाँ पे वी आर गेटिंग ओनली वन रूट, एक ही रूट मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम k डालते हैं यहाँ पे 9, 1 पे यही आ रहा है ना, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। 9 डाल देंगे यहाँ पे तो 9 माइनस 3 6 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करने पर सर एक ही रूट आ रहा है यहाँ पर भी, ओके। 10 डाल दो सर, 10 डालने पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, 5 दूनी 10, x माइनस 5 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करने पर दो रूट्स आते हैं, आंसर आ गया 10। 8 डालने पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, यहाँ पर 25 माइनस 32 डी नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ तो रियल रूट्स ही नहीं है, यहाँ तो रियल रूट्स ही नहीं है सर, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू सॉरी k इज इक्वल टू 10, c इज द करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चंस हैं सर, बेसिक क्वेश्चंस। 26th, define the following function on set of all positive integers, fn is this, if n is odd, if n is even, what is the value of fn plus 2 into fn plus 1। देखिए यहाँ पर हम n को कोई नंबर मान के भी कर सकते हैं, मैं आपको कहूँगा कि भाई चलिए आप एक बार n को लेके ही चल लेते हैं, मान लेते हैं n इवन है या n ऑड है। इफ n इज ऑड तो fn प्लस 2 इंटू fn प्लस 1 क्या होगा, अगर n ऑड है ना बच्चों तो n प्लस 2 भी ऑड होगा, ठीक है ना, लेकिन n प्लस 1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो fn प्लस 2 क्या रहेगा वहाँ पे, 2 इंटू 4 इंटू n प्लस 2 माइनस 3 हो जाएगा n माइनस 1, n प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा n प्लस 1 बीइंग मल्टीप्लाइड बाय, अब fn प्लस 1 इवन है तो 1 3 n प्लस 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, n माइनस 2 और ये हो जाएगा n। तो क्या बच गया ये, आप शुरू से देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 n माइनस 2 n माइनस 1 n प्लस 1 यानी क्या आ गया ये n प्लस 1 फैक्टोरियल। कोई एम्बिग्यूटी तो है नहीं, n ऑड में आ रहा है तो इवन में भी आएगा, आप चेक कर सकते हैं। n को इवन ले लीजिए तो n प्लस 2 भी इवन होगा, n प्लस 1 ऑड हो जाएगा उसमें कर लीजिए तो भी n प्लस 1 फैक्टोरियल आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। कोई नंबर n को नंबर भी मान सकते हो, 5 7 8 9 10 कुछ मान लो, उससे भी कर सकते हो, ठीक है जी। द सीक्वेंस xn फॉर n greater than equal to 0 is defined as follows, we set x naught is equal to 1 and xn is equal to summation j is equal to 0 to n minus 1 xj for each integer n more than equal to 1, then the value of expression j is 0 to infinity 1 by xj is equal to। देखिए ये ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे ना, जो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको एक पैटर्न ढूंढना है, पैटर्न क्या पैटर्न चल रहा है, जैसे ही आप वो पैटर्न पकड़ लोगे आंसर आपके हाथ में होगा, ठीक है जी। आइए पैटर्न ढूंढते पहले तो x0 0 दे रखा है, x1 क्या है सर, समेशन 0 से लेकर 0, समेशन 0 से लेकर j 0 से लेकर j 0 x0 यानी कि ये भी 1 ही होगा। x2 क्या होगा, समेशन j 0 से n माइनस मतलब 1 तक, xj मतलब ये x1 है, x0 प्लस x1 यानी कि 1%, और आप देख रहे हैं x0 x1 दोनों सेम है तो मैं ट्वाइस ऑफ x1 कह सकता हूँ, 2 हो गया। x3 क्या है, x0 प्लस x1 प्लस x2, राइट, x0 प्लस x1 प्लस x2। अब देखिए यहाँ पर
ये x0 प्लस x1 क्या है, 2 है, x2 भी 2 है, दोनों सेम है, तो ट्वाइस ऑफ x2 कह सकता हूँ, यानी कि 4। x4 क्या है, x0 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, x3 4 है, और इन तीनों का सम कितना है, 4, 1 प्लस 1 प्लस 2 4, यानी ट्वाइस ऑफ x3 यानी कि 8। अब समझ रहे हैं क्या हो रहा है, x2 है ट्वाइस ऑफ x1, x3 है ट्वाइस ऑफ x2, x4 है ट्वाइस ऑफ x3, तो ये चल रहा है प्रोसेस। मुझे समेशन 1 बाय xj चाहिए, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक, तो 1 बाय x0 प्लस 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 प्लस 1 बाय x3 प्लस 1 बाय x4 प्लस चलते जाओ इन्फिनिटी तक, 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस वन सो फोर्थ। ये आपकी बन गई इन्फाइनाइट जीपी। इन्फाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, एस इन्फिनिटी होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 प्लस ए है यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर 1/2 है, आप चेक कर पा रहे हैं, सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर लो या थर्ड अपॉन सेकेंड कर लो या फोर्थ अपॉन थर्ड कर लो, बात वही है। 1 प्लस 1 अपॉन हाफ यानी 1 प्लस 2 यानी कि 3 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे जो भी क्वेश्चंस होंगे ना बच्चों, जहां ये सब समेशन करके उसने कुछ खिचड़ी पका रखी होगी, तो वहां पे आपको एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इन सीक्वेंसेस में एक पैटर्न होता है, ऑब्वियसली वो आपको डायरेक्टली एपीजीपी का क्वेश्चन तो देगा नहीं, स्पून फीडिंग तो नहीं कराने वाला ना, वो कुछ ऐसा कुछ उलझाएगा, मगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिकली सोचेंगे तो एक पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, 28th क्वेश्चन, for what values of p does the following quadratic equation have more than 2 solutions? और तेरी तो सुना आपने क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 सॉल्यूशंस। भाई साहब गजब है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि एक इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने उसके सॉल्यूशंस होते हैं। क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशन होते हैं, क्यूबिक के 3 सॉल्यूशन होते हैं, बाय क्वाड्रेटिक के 4 होते हैं, लीनियर के 1 होता है। तो ये क्या लिख रहा है, क्वाड्रेटिक हैज मोर देन 2 सॉल्यूशंस, समझ रहे हो, क्वाड्रेटिक हैज मोर देन 2 सॉल्यूशंस। अब ये जैसे आप पढ़ेंगे आप सीधा कहेंगे भाई ऐसा तो संभव ही नहीं है, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्वाड्रेटिक के तो कभी भी 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते, तो आप ए पे टिक लगा देंगे, नो सच वैल्यू ऑफ पी एग्जिस्ट्स, लिख दिया आपने, और गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कॉमन सेंस का है सर, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइए। आइए देखते हैं, एक बात सोचें जरा, 0x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब वही होता है ना कि जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करा दे। 0x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कहने के लिए सर मैं क्या कहूँ, वैसे कंडीशन तो होती है ये कि जो x² का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब ठीक है उन्होंने क्वेश्चन ऐसा बनाया है, क्वेश्चन ऐसा बनाया उन्होंने फंसाने के लिए, तो इसलिए हम फंस नहीं रहे और सीधा सोच रहे हैं थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात है। 0x² प्लस 0x प्लस 0 0, यहाँ पे x कुछ भी डालो आंसर तो आएगा, LHS RHS मैच करेगा, वही करना है हमको यहाँ पर भाई। p² माइनस 16 भी 0 होना चाहिए, p² माइनस 4p भी 0 होना चाहिए, p² माइनस 5p प्लस 4 भी 0 होना चाहिए, मतलब ये है p माइनस 4 का होल स्क्वायर x² प्लस p इंटू p माइनस 4x, ये प्लस नहीं है सॉरी माइनस है, माइनस प्लस ये बनेगा p माइनस 4 p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये सब 0 कब होंगे, अगर p4 होगा, तो p4 होने पर ये भी 0, p4 होने पर ये भी 0, p4 होने पर ये भी 0, यानी p होना चाहिए 4। तो जब p4 होगा तो ये कंडीशन आ जाएगी 0x² प्लस 0x प्लस 0, और अब यहाँ पे आप कितने मर्जी डालो सोल्यूशन, जितने मर्जी x डालो वैल्यू, सब आंसर आएंगे आपके पास। थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है सर, वरना पढ़ते ही एक बार तो बच्चा जो थोड़ा सा बच्चा सिंसियर होगा पढ़ेगा, बोलेगा ये क्या लिख रहा है, ये एक 2000 सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक के कहाँ से आ गए, क्वाड्रेटिक के तो 2 ही सॉल्यूशन होते हैं, मगर उसमें कंडीशन होती है a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है, ठीक है, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं। यहाँ उसने नहीं बोला p² माइनस 16 जो है वो नॉन जीरो है, अगर वो ऐसा बोल देता तो मैं a पे टिक मारता सीधा। ठीक है जी, 29th क्वेश्चन, कंसिडर the square with vertices a b c d as shown in the following figure
call a pair of vertices in the square adjacent if they are connected by an edge in the figure. वाह, छठी क्लास के बच्चों को पता होता है adjacent मतलब क्या होता है. चलिए, थैंक यू बोल दो. ठीक है. You have 4 colors, red, blue, green, yellow. How many ways can you color the vertices A, B, C, D such that no adjacent vertices share the same color? भाई अगर आपने इसको रेड कर दिया तो फिर बी पे भी रेड नहीं कर पाओगे और डी पे भी रेड नहीं कर पाओगे. ये कहने का मतलब है यहाँ पर. ठीक है. यहाँ 2 सिचुएशंस हो सकती हैं सर. बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये. मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ. कहीं से स्टार्ट करना है, किसी एक से स्टार्ट करना है. मैं ए से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है. ए पहला लेटर है. ए से स्टार्ट करता हूँ और 2 सिचुएशन हम बनाते हैं कि बी और डी का सेम कलर है या बी और डी का डिफरेंट कलर है. या तो बी और डी का सेम कलर है या बी और डी का डिफरेंट कलर है. ये 2 बातें हो सकती है ना. तो ए जो है यहाँ पे केस 1 के बी एंड डी हैव सेम कलर. स्टार्टिंग विद ए, बी एंड डी हैव सेम कलर. ठीक है. तो ए कितने वेज में, ए में कितनी वेज में कलर कर सकते हो? ए के लिए जब ए से स्टार्ट करो तो चारों कलर खुले हैं, जो मर्जी कर दो, चाहे रेड, चाहे ब्लू, चाहे ग्रीन, चाहे येलो. तो एक के पास तो 4 वेज हैं. ये केस 1 है सर. एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई. बी और डी दोनों के पास सेम कलर है. बी कितनी तरह में कर सकते हैं? जो ए में कलर आ गया वो छोड़कर बाकी 3 ले सकते हैं. और क्योंकि बी और डी का सेम कलर है तो जो कलर बी में करा वही डी में आएगा. तो डी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, बी वाला कलर ही उसको एक्सेप्ट करना है एक वे में. और सी के पास कितने चॉइस हैं सर? बी और डी में जो कलर आ गया, एक कलर है बी और डी दोनों में, जो कलर आ गया वो छोड़ के कोई और कलर. ठीक है. यानी 3 वेज में. सो 3 3 9 4 36 वेज हो गए. ऑप्शन सेकंड, बी एंड डी हैव डिफरेंट कलर्स. बी और डी के डिफरेंट कलर्स हैं. ए के पास अभी भी 4 वेज हैं, बी के पास 3 वेज हैं. ठीक है. बी के पास 3 वेज हैं और डी के पास कितने वेज हैं सर? अब डिफरेंट कलर है. ए वाला कलर भी नहीं लेना और बी वाला भी नहीं लेना, डिफरेंट कलर लेना है आपको, क्योंकि हमने बोल दिया बी डी डिफरेंट कलर है. तो 2 वेज रह गए. और सी के पास, सी ने वो कलर नहीं लेना जो बी के पास है, वो भी नहीं लेना जो डी के पास है, इसके भी 2 वेज रह गए. तो 4 12 12 4 48. तो और कंडीशन में क्या करते हैं? प्लस करते हैं दिस और दैट. टोटल वेज कितने हो गए? 36 प्लस 48 78 84 वेज. ठीक है जी. 84 84 84 84 ऑप्शन नंबर ए. समझ रहे हैं भाई? 2 कलर करने, उसने चारों सर्कल्स में कलर करने को बोला था और किसी का भी एडजेसेंट के साथ सेम कलर नहीं हो सकता. मतलब ए बी का सेम नहीं हो सकता, ए डी का सेम नहीं हो सकता. हम ए से स्टार्ट करके जो डायगोनल अपोजिट है उनको या तो सेम कलर मान लो या अपोजिट मान लो. ये उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो है नहीं. लास्ट क्वेश्चन. कैसा लगा पेपर? अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जी. Last question. 2 players P1 and P2 are playing a game which involves filling the entries of n into n matrix where n is more than equal to 2 is an even integer. Starting with P1, each player takes turn to fill an unfilled entry, the matrix with a real number. The game ends when all the entries are filled. Player P1 wins if determinant of final matrix is non-zero, else player P2 wins. A player I belongs to 1 2 has winning strategy if irrespective of what the other player does. I wins by following this strategy. Which of the following is true? देखो एक इवन मैट्रिक्स है, उनको उसको फिल करना है. दोनों को इवन मैट्रिक्स है, ये उनको फिल करना है. पहले ए यहाँ पे कुछ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. सपोज पहले ए जो प्लेयर P1 है यहाँ पे कुछ लिखता है, फिर P2 यहाँ पे कुछ लिखता है, फिर P1 यहाँ पे कुछ लिखता है, फिर P2 यहाँ पे कुछ लिखता है. ठीक है. P2 का काम क्या है? एक तो उसको बाद में चलना है. उसका काम क्या? 0 बनाना है. सर अगर ये 3 नंबर भर गए तो P2 के लिए तो बड़ा आसान है ना. ऐसा नंबर ढूंढ के लिख देगा यहाँ पे जो कि डिटर्मिनेंट को 0 बना दे. उसको इतना ही तो करना है. ये थोड़ी कहा है कि उसको उसके नंबर लिखने पे कोई कंडीशन है. नंबर रियल लिखना है उसको, सिर्फ रियल नंबर उसको फिल करना है. P1 each player takes turn to fill an unfilled entry of the matrix with a real number. सिर्फ रियल नंबर फिल करना है जी उनको. तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है. उसको तो वो नंबर ढूंढने के लिखना है लास्ट में यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट क्या बन जाए 0. तो हमेशा P2 जीतेगा. फिर उसकी लास्ट में बारी आ रही है.
तो आखिर में वो नंबर ऐसा लिखेगा यहाँ पे ताकि वो जीत जाए, 0 आ जाए यहाँ पे। तो P1 तो जीत ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले बेचारा। जीतेगा कौन? P2। प्लेयर 2 हैज़ विनिंग स्ट्रेटेजी, फॉलो करता हुआ रहा है वो तो उसी ने जीतना है। ठीक है, वैसे फॉलोअर नहीं जीतते, लेकिन यहाँ पर फॉलोअर जीत रहा है। राइट, तो यहाँ पर आकर बच्चों ये जो पेपर है ISI का, जो सैम्पल क्वेश्चन थे हमारे पास, हमने कर डाले हैं सॉल्व। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका दुविधा है, कोई बात आप मुझसे जानना पूछना चाहते हैं, यहाँ देखिए मेरा नंबर लिखा हुआ है 9899192027। कृपा करके फ़ोन नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। फ़ोन पे अक्सर मैं बिजी रहता हूँ तो फ़ोन नहीं पिक कर पाता हूँ, फिर बच्चे बाद में शिकायत करते हैं सर हमने फ़ोन किया आपने पिक नहीं करा। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिखिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। कि क्वेरी होगी आपकी, कोई बात आप जानना समझना चाहें पूछ सकते हैं। फुल कोर्स वीडियो लेक्चर्स MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के, ISI, DSE, JNU, IGITR, गोखले, मद्रास स्कूल, इन सब के लिए हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, वो हमारी वेबसाइट है www.primeacademy.in, उसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं। कोई बात आप उसके अलावा जानना पूछना चाहें व्हाट्सएप कीजिएगा, रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।